So, hello guys, welcome to our next video that is on time of supply under GST. So, time of supply is also one of the most important concept under GST because इसी से हमें पता लगता है कि हमें सरकार को टैक्स कब पे करना है। चलिए एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीएसटी के अंदर। नाउ नॉर्मली जीएसटी के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको पर्टिकुलर मंथ का टैक्स होता है, सपोज एग्जांपल कि जो टैक्स हमें जीएसटी पे करना होता है सप्लायर को, वो मंथली पे करना होता है जो कि नॉर्मल केसेस में रहता है। सपोज अगर जून मंथ का टैक्स है तो वो हमें नेक्स्ट मंथ जुलाई 20 तक पे करना होता है, यानी कि उसकी रिटर्न है वो हमें नेक्स्ट मंथ जुलाई तक नेक्स्ट मंथ 20 जुलाई तक पे करनी पड़ेगी। अब जो भी ट्रांजैक्शन 1 जून से लेके 30 जून जो भी ट्रांजैक्शंस की टाइम ऑफ सप्लाई इस टाइम पीरियड के अंदर आएगी तो उसका जो जीएसटी बनता होगा वो हमें जुलाई 20 तक गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो टाइम ऑफ सप्लाई हमें डिटरमाइन करवाता है कि कब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, नाउ अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उसको जो जीएसटी उसका बनता है वो जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। तो टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं वो इसी तरह गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर रखे हैं ताकि जो उनका बनता टैक्स है उन पे जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस हैं उनके पूरे लॉजिक एज वेल एज एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने ये जो है प्रोविज़न लेके आए। ठीक है, और कैसे इसका इम्पैक्ट हमारे जीएसटी पे पड़ता है। नाउ ये सबको पता है कि जीएसटी लेवी होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज़ बेसिकली अ पॉइंट इन टाइम व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज। अब जो हमारा टैक्स होता है वो तो हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। अब सपोज अगर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करता है 15 जून को, है ना, इसका टैक्स तो हम 20 जुलाई को पे करेंगे, बट हमारी लाइबिलिटी कब अराइज हो गई? 15 जून को ही अराइज हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट ऑन टाइम व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। ठीक है, अब सपोज अब सोचो कि अगर हम लॉ मेकर हैं, है ना, हम लॉ बना रहे हैं कि हमें डिसाइड करना है कि ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, है ना। तो हम सोचेंगे कि क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है। अब एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं। सपोज सबसे पहले हम एग्रीमेंट एंटर करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद हम गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, अपनी जो है वो डिलीवर करते हैं। देन उसके बाद इन्वॉइसिंग होती है टू डेट ऑफ, फिर उसके बाद पेमेंट होती है। तो ये मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं जिसको कि टाइम ऑफ सप्लाई बनाया जा सकता है। कोई कहेगा जी जब एग्रीमेंट होता है तभी उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना दो, या जिस दिन हमने गुड्स या सर्विसेज दी उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना दो, या जिस दिन इशू हुआ इनवॉइस उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई बना दो, या फिर जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट हो उसे सप्लाई बना दो। तो इन्हीं जो तीन चार जो हमारे पॉइंट्स हैं इन्हीं के अराउंड ही हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविज़न घूमने वाला है। तो और सरकार इस तरह से लॉ को ड्राफ्ट करती है ताकि जो हमारा टैक्स है उनको जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे गुड्स के केस में, कि जब आप गुड्स सप्लाई करते हो तो उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। और उस गुड्स के केस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड चार्ज। अब आई थिंक फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में, एफसीएम के केस में क्या होता है कि सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है कि उसने जो है बायर से कलेक्ट करे अमाउंट, और जो है टैक्स जो जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो हमारे लॉ में डिफाइन कर रखी हैं। उसके केस में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है यानी कि जो रिसीवर होता है उसी को जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। वन ऑफ एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर सपोज जीएसटी बनता है
लेकिन जो हमारा सप्लायर वो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो केसेस आ जाते हैं आरसीएम के। नाउ सबसे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज के केस में गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सरकार ने क्या कहा कि दो कंडीशन बताई। उन्होंने कहा कि टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डिफाइन कर दिया कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा। उन्होंने कहा कि जहां तो गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, कि मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वहां पे लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होगा, रिमूवल ऑफ गुड्स। और जहां पे अदर केसेस जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे जब गुड्स अवेलेबल करा दी जाएंगी रेसिपेंट को, तो उस लास्ट डेट को हम मान लेंगे कि इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अभी सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये जो है सरकार ने प्रोविज़न बनाई। अब ये प्रोविज़न क्यों बनाई, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। मैंने शुरू में बताया कि सरकार का जो बेसिकली फोकस है वो ये है कि जल्दी से जल्दी उनके पास टैक्स आ जाए। और वो जल्दी से जल्दी टैक्स कैसे आएगा, जब टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी होगा। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई की जैसी डेट आती है तो वो लाइबिलिटी राइज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास टैक्स जल्दी आएगा। अब लेट्स सपोज कि अगर सरकार सिर्फ बोल देती कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं, इस कंडीशन को नहीं रखती, तो क्या होता कि जो है हमारे सप्लायर है वो इनवॉइस इशू ही नहीं करते, वो तो डिले करते रहते जितना भी वो डिले कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो डिले करते रहते तो उतना ही जो है सरकार का टैक्स डिले होता रहता। तो उसके कारण सरकार ने क्या करा, एक और कंडीशन डाल दी, दैट इज कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कि आप चाहे इनवॉइस इशू करे ना करे, हम मान लेंगे कि जब भी आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं अपने गोडाउन से, तो उसको हम मान लेंगे कि वही डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस थी, और वो बन जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार इसके एग्जाम्पल भी हम एक दो डिस्कस कर लेते तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगा। अब सपोज कि हमारी जो इनवॉइस इशू है वो है 10 जून। ठीक है, 10 जून है, इनवॉइस हमने इशू करा और गुड्स डिस्पैच हुई सपोज 20 जून। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10 जून। तो 10 जून हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि अर्लियर ऑफ बोथ लेना है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कि जो इनवॉइस इशू हुआ है वो 10 जून को ही हुआ है। ठीक है, लेकिन जो गुड्स डिस्पैच हो गई थी, गुड्स डिस्पैच्ड, जिसका मतलब है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस वो सपोज 15 मई को हुई थी। तो आपने चाहे लेट इनवॉइस इशू करा, लेकिन आपको इशू कब तक करना कर देना चाहिए था एज पर जो जीएसटी लो, जब आपने गुड्स डिस्पैच करी, दैट इज 15 मई। तो अर्लियर ऑफ बोथ क्या हुआ, 15 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सरकार ने एक वो बैरियर लगा दिया कि आप डिले करते रहे इनवॉइस इशू, लेकिन हम अपना जो है टैक्स वो कलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा आपको। नाउ अब हमने दो तीन चीज़ें ऊपर डिस्कस करी थी कि पेमेंट भी हो सकती है, इशू ऑफ इनवॉइस भी हो सकता है, या फिर जब गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड हुई तब भी हो सकता है। अब गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में एडवांस पेमेंट पे कुछ मतलब कि जीएसटी नहीं लगता है ना। हमने एक डेट ऑफ पेमेंट भी डिस्कस करा था ना। तो अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो गुड्स के केस में अंडर फॉरवर्ड चार्ज के केस में, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वो पेमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई बताइए गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में। तो आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि इस पे जो है वो टैक्स नहीं लगता है। नाउ जल्दी से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में, लेकिन रिवर्स चार्ज, जब रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब
सरकार ने जो थोड़ा प्रोविज़न अब इसके रिगार्डिंग बनाए, थोड़ा रेसिपिएंट रिलेटेड बनाए, क्योंकि उसको टैक्स पे करना है, तो उसको कैसे फंसाया जा सकता है कि जल्दी से जल्दी वो अपना टैक्स है जो वो गवर्नमेंट को पे करे। सबसे पहले सरकार ने बोला कि इन तीन इन तीन का जो भी अर्लियर होगा ना, वो आपका बन जाएगा बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, कि जिस दिन आपको गुड्स रिसीव्ड होगी ना, उस दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो है वो रिसीट ऑफ गुड्स छुपा लेंगे किसी तरह कि हमें गुड्स रिसीव नहीं। तो सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम डेट ऑफ पेमेंट को बना देंगे कि जिस दिन आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो उस दिन आप फंस जाओगे, कि उस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो हमने कहा कि हम क्या बोलते हैं कि कैश में पैसा दे देंगे या कुछ इस तरह से करेंगे कि हम पेमेंट ही नहीं मतलब कि दिखाएंगे, तो हम इस तरह से बच जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि अच्छा, कि आप इन दोनों चीज़ों से बच जाओगे। तो सरकार ने एक और बैरियर लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप तो चलो ठीक है ये चीज़ें नहीं करोगे, लेकिन सप्लायर है वो तो इनवॉइस इशू करेगा ना, उसको तो अपनी जो है सेल्स बढ़ानी है, तो अपनी सेल्स शो करेगा, तो वो तो इनवॉइस अपना इशू करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना बाय सप्लायर, है ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गुड्स मत रिसीव करिए, आप पेमेंट मत दिखाइए, लेकिन जब भी सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, तो उससे 31st डे हम मान लेंगे कि जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई है, कि दैट इज 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एट टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इन तीनों का जो भी अर्लियर होगा वो रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रखा है डेट ऑफ पेमेंट पे। वो क्यों कर रखा है मैं बता देता हूँ कि अब पेमेंट कब मानी जाएगी, कि डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी। तो या तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली, या फिर आपके बैंक जो स्टेटमेंट है बैंक अकाउंट में डेबिट होगी। जो भी इसका अर्लियर रहेगा उसको हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल इज कि सपोज अब रिसीट ऑफ गुड्स, दैट इज गुड्स हमें जो रिसीव्ड हुई 15 जून को ही। ठीक है, पेमेंट जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 20 जून को। गुड रिसीव्ड हुई 15 जून को, पेमेंट हमारा 20 जून को हो रहा है, इशू ऑफ इनवॉइस हमारा 25 मई को है। अब यहाँ से 31st डे क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा, अब मई के 6 दिन हुए प्लस हमारे जो है 25 डेज वो जून के हुए, तो 31st डे बनेगा 25 जून। अब इन तीनों का अर्लियर क्या बन रहा है, इन तीनों का अर्लियर बन रहा है 15 जून, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 15 जून। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15 जून, पेमेंट है 20th जून, हमारा इशू ऑफ इनवॉइस है 10th मई। अब 10th मई पर 31st डे क्या बनेगा, ये आप कैलकुलेट करना। तो ये हमारा बनता है 10th जून। तो सरकार ने यहाँ फंसा लिया कि आप ऊपर वाली दोनों चीज़ें छोड़ भी देंगे तो हम आपको यहाँ फंसा लेंगे। तो इसका इन तीनों का अर्लियर क्या बनेगा, इन तीनों का जो अर्लियर बनेगा वो बनेगा हमारा 10th जून। तो 10th जून विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, इसमें मैंने क्या करा है कि वो जो पेमेंट वाला मैंने स्टार मार्क का बताया था ना, उसको मैंने एक एग्जांपल के द्वारा बताया है। ठीक है, अब रिसीट ऑफ गुड्स क्या 15 जून है। ठीक है, और इशू ऑफ इनवॉइस क्या 25 मई, तो इसका जो 31st डे बनेगा वो बनेगा 25 जून। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट में अब दो चीज़ें हैं, एक आ रहा है 10th जून, एक आ रहा है 20th जून। अब इन दोनों का अर्लियर हमने पढ़ा था ना ऊपर, कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है लेंगे, कि अर्लियर ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 जून को रिकॉर्डेड है, और बैंक अकाउंट में जो डेबिट ऑफ 10th जून है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 10th जून हमारा डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। अब इन तीनों का अर्लियर क्या बनता है, 10th जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। 10th जून। ठीक है, तो ये तो रही हमारी गुड्स की बात, कि गुड्स के केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। काफ़ी इजी है, मतलब
अब एक बार उसका लॉजिक समझें कि क्या जो हमारे गवर्नमेंट की इंटेंशन रही है इसको पीछे बनाने की, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आप इसको समझने में। मतलब लोग इसको रटते हैं इन है ना पॉइंट्स को कि अच्छा इसका अर्लियर है वो अर्लियर है, लेकिन अगर आप इसका पीछे से कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो बहुत ही ईजी है इसको मतलब रिटेन करना। तो चलिए मूव कर देते हैं, अब मूव कर जाते हैं हमारे सर्विसेज के केस में। अब सर्विसेज के केस में सबसे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होता है। अब सर्विसेज का थोड़ा देखना क्योंकि सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल रहती हैं, है ना। अब सर्विसेज जब इंटेंजिबल हैं तो गुड्स के केस में तो आप रख सकते हो कि हाँ जब आपने गुड्स डिस्पैच करी है ना तो आप एक उसको मतलब उस प्रोविजन को ऐड कर सकते हो कि हाँ हम इसको टाइम ऑफ सप्लाई बना देते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में क्योंकि वो इंटेंजिबल रहती हैं तो उसको थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट ने कम मतलब कि उसको प्रेफरेंस दी है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को कि उसको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करने के लिए। तो आप जब भी ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको वो कम दिखेगा। तो जो अदर जो पॉइंट्स हैं लाइक डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, वो आपको इस वाली प्रोविजंस में ज़्यादा दिखेंगे। नाउ जीएसटी के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप जब सर्विसेज रेंडर करते हो ना तो आपको इनवॉइस 45 डेज में इशू करना पड़ता है। कि मतलब आपने सर्विसेज रेंडर करी तो विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में क्या रहता है 30, लेकिन जो बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी है उनको 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो इनवॉइस इशू करना रहता है एज पर जीएसटी लॉ। नाउ तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर तो आपने इनवॉइस विद इन दिस प्रिस्क्राइब टाइम इशू कर दिया, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने विद इन दिस टाइम अगर आपने जो है वो इशू कर दिया इनवॉइस, तो उसके केस में तो हम इन दोनों का जो अर्लियर है उसको है टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। वो दो क्या चीज़ें हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब मैंने वही कहा था ना कि वो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो रहेगा उसको हम बना देंगे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ अगर आपने जो है इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं करा, आपने जो एज पर जो हमारे लॉ का है वो उसको मतलब कि कंप्लाई नहीं करा, विद इन 30 या 45 डेज इशू नहीं करा, तो काइंड ऑफ एक पेनल्टी मतलब कि पीनल प्रोविजन डाल दी। अगर आप इसको ध्यान से मतलब कि समझोगे ना तो उन्होंने डाल दिया कि अच्छा इशू ऑफ इनवॉइस आपने नहीं करा तो जिस दिन आपने सर्विसेज दी होगी तो उसी दिन को हम मान लेंगे कि आपका जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस केस में उन्होंने लिखा कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट्स विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। है ना। अब ये पीनल कैसे है, सपोज अब है ना कि 15 मार्च को हमने सर्विसेज दे दी। अब टैक्स से बचने के लिए क्या किया कि हमने इनवॉइस इशू नहीं करा काफ़ी देर, मतलब जो एज़ पर लो 30-45 डेज बोलते हैं उसको इशू नहीं करा। तो सरकार कहती है कि सपोज हमने बहुत जाके लेट करा, हमने 15 जून को करा, अब 3 महीने बाद करा, तो अगर सरकार को पता लगता है कि ये जो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं इशू किया तो वो 15 मार्च को ही टाइम ऑफ सप्लाई बना देगी। दैट इज़ द डेट ऑन विच सर्विसेज वर रेंडर्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। ठीक है, एक मैंने स्टार मार्क करता है वो भी आपको बता देता हूँ कि रिसीट ऑफ पेमेंट्स वो कब माना जाएगा। अब आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना है कि जब भी उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ जब उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वो है 15 मई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 5 जून और डेट ऑफ पेमेंट है हमारी 12 जून। अब हमें देखना है कि फर्स्ट सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या विद इन जो प्रिस्क्राइब टाइम है वो इशू इनवॉइस इशू हुआ है। सो सर्विसेज कब प्रोवाइड करेगी 15 मई को, इनवॉइस कब इशू किया गया 5 जून को, तो ये विद इन 30 डेज है। अब विद इन 30 डेज है तो कौन सी प्रोविजन लगेंगी, ये प्रोविजन लगेंगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तो हमारी ये वाली प्रोविजन लग जाएंगी। तो इन दोनों का अर्लियर क्या रहेगा, इन दोनों का अर्लियर रहेगा हमारा 5 जून। तो 5 जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि सर्विसेज 15 मई को प्रोवाइड करी, जो इशू ऑफ इनवॉइस हुआ वो 20 जून का हुआ। अब
ये जो है विद इन 20 डेज नहीं है ना, ये तो आउट ऑफ 30 डेज है, आउट ऑफ 30 डेज, 30 दिन से बाहर है ना ये। तो अब जो हमारी प्रोविज़न लगेंगी वो कौन सी प्रोविज़न लगेंगी, वो ये लगेंगी, डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा कि 15 मई या 12 जून, तो इन दोनों में से अर्लियर है 15 मई, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक काइंड ऑफ पेनल्टी लग गई। पेनल्टी कैसे, क्योंकि जितना जल्दी आपका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है ना, तो अगर आप लेट टैक्स पे करते हो तो उतना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, है ना, तो इस तरह से ये रहता है, ठीक है। आई थिंक अच्छे से आपको एग्जांपल समझ आएंगे। एग्जांपल से थोड़ा सा क्या होता है कि आपको और अच्छे से वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो ग्रैब होता है। लेट्स मूव टू नाउ रिवर्स चार्ज। अब हमने रिवर्स चार्ज में क्या डिस्कस करा था कि थोड़ा सा रेसिपिएंट वे में वो देखते हैं कि रेसिपिएंट से क्योंकि पैसा लेना है तो उसके वे में सोचते हैं। अब सर्विसेज हमने ऑलरेडी लाइक डिस्कस करा कि इंटेंजिबल रहती हैं, तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाला थोड़ा सा कम यूज़ करा है। जैसे उसमें था ना कि डेट और रिसीट ऑफ गुड्स हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसमें वो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाला उन्होंने नहीं इंक्लूड करा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या इंक्लूड करा कि डेट ऑफ पेमेंट, कि अच्छा जब जो है वो रेसिपिएंट पे कर देगा उसको मान लेंगे कि जो है वो हमारी क्या बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई है ना। अगर वो भी ना हुआ तो हम क्या मानेंगे, जैसे ऊपर उन्होंने 31st डे लिया था ना आरसीएम के केस में, तो इस यहाँ पे भी उन्होंने ले लिया कि 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय सप्लायर। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सप्लायर है, बाय सप्लायर, तो उसको हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब एक और यहाँ पे जो है अमेंडमेंट आई है रिसेंटली, जो कि हमारे टैक्स में आई अमेंडमेंट। तो अब ये क्या कहती है कि in case where invoice is to be issued by the recipient, so date of issue of invoice by recipient इस वाले पॉइंट्स में कंसीडर हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेल्फ इन्वॉइसिंग का। सेल्फ इन्वॉइसिंग, अब सेल्फ इन्वॉइसिंग क्या होता है कि कुछ आरसीएम के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है ना उसको खुद को ही टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल, अगर कोई जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो आरसीएम के अंडर फॉल होती है, तो रेसिपिएंट को खुद को ही जो है वो अपना जो है टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, खुद जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सर आप कहेंगे कि सर ये वाली जो प्रोविज़न है वो गुड्स के केस में क्यों नहीं थी। गुड्स के केस में प्रैक्टिकली बहुत ही ऐसा मतलब कम होता है सेल्फ इन्वॉइसिंग, मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो जो आरसीएम ऑफ गुड्स के केस में सेल्फ इन्वॉइसिंग, मोस्टली ये सर्विसेज के केस में ही रहता है। बाकी फिर भी थोड़ा और अच्छे से हम इसको इस कॉन्सेप्ट को आरसीएम वाली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए आप समझ लिए कि मोस्टली ये कॉन्सेप्ट सर्विसेज के केस में रहता है। तो अगर तो सपोज सप्लायर को इशू करना है इनवॉइस, है ना, सप्लायर ही लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए, तो उस केस में तो ये दो प्रोविज़न लग जाएंगी कि इन दोनों का जो अर्लियर रहेगा वो हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन सपोज अगर रेसिपिएंट को मतलब कि जो है इनवॉइस इशू करना है, तो उस केस में ये दो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, इसमें मैंने स्टार मार्क करा हुआ है भाई, अर्लियर ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे मैंने एग्जांपल बनाए हैं इस पे, तो आपको काफ़ी इजी समझ आएगा। सो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 20 जून। इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, अब मैंने पहले सप्लायर वाला केस लिया कि सप्लायर को जो है वो इनवॉइस इशू करना था, तो इन दोनों का अर्लियर क्या रहेगा, 10th अप्रैल। सो 10th अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ अमेंडमेंट वाला कि सपोज अगर रेसिपेंट को टैक्स, सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती होगी, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, छोटा नहीं, आई थिंक काफ़ी बड़ा ही मिस्टेक है। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, 61st डे देखना पड़ेगा, 61st डे। 61st डे अब क्या बनेगा कि अब 61st डे बनेगा, अब अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो 20 दिन तो उसके हो गए, है ना। 20 डेज अप्रैल के प्लस मई के हमारे हो गए
31 डेज, ठीक है, 51, और हमारे जो हैं 10 डेज हमारे हो गए, वो हैं जून के, है ना। तो ये हमारा आया 10th जून, 10th जून हमारा आया 61st डे। तो इन दोनों का क्लियर क्या रहेगा, 10th जून, है ना। तो 10th जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब रेसिपिएंट को सपोज अगर जो है वो इशू करना है इनवॉइस, अब रेसिपिएंट को इशू इनवॉइस करना, तो इस केस में 61st डे नहीं है। सिंपल प्रोविजन क्या बोलती है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसके केस में दोनों कर लिया, दैट इज 10th April विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। सो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने पूरा मतलब जो लॉजिक्स सरकार ने कंसिडर किए इन प्रोविजंस को बनाने में, है ना, वो सारे हमने डिस्कस करे, प्लस हमने एग्जांपल्स के साथ भी इसको समझा। फिर भी आपको कुछ मतलब दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, है ना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करें जिनको भी लाइक इसकी मतलब ज़रूरत है, सीए इंटर या सीए फाइनल, या और भी लाइक बीकॉम एमबीए जो कर रहे हैं, उन अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।